हेलो एवरीवन। आज के दौर में सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा लुभा रही है। या तो लोग वेल्थ के पीछे है या तो हेल्थ के पीछे बावड़े हो रहे हैं। और जब हेल्थ की बात आती है तो कई बार लोगों को डर सा रहता है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। अगर कभी प्रॉब्लम आता है तो वो आपकी सारी कमाई को भी ख़त्म कर सकती है। और आज इसीलिए हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जिसको इग्नोर करना आपके लिए शायद सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस। सो आज हमारे साथ रिस्क केयर इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर अंकुर करक जी साथ में हैं, जो हमारे साथ चर्चा करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। काफ़ी सारी मिथ्स, काफ़ी सारे बेनिफिट्स, काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स, काफ़ी सारी ऐसी नई रिसर्चेस हम आपके सामने आज पेश करेंगे जो शायद आपके लाइफ में कुछ बदलाव लाएगी, आपको कुछ गलत डिसीजन लेने से रोकेगी। सो वेलकम अंकुर जी, आपका फिर से स्वागत है किजुना पर, और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर जी, जैसे सभी लोग बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा हाइप हो चुका है आज ये वर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, और लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स भी है। लोगों को ये मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनीज आजकल सबसे, क्योंकि मैं एडवांस लेवल के हम लोग बात करने वाले हैं, सो बेसिक बात नहीं करेंगे। आजकल लोगों को ये बिलीफ लग रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम लिया है ना, तो ज़्यादातर केसेस में क्लेम रिजेक्ट ही होगा, या तो मेरा क्लेम पूरा सेटल नहीं होगा। सो ये मिथ्स हो रही है, क्या ये सच है? नहीं, ये एकदम गलत चीज़ है। इट इज़ प्योरली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इंश्योरेंस लेते वक्त डिस्क्लोजर क्या किया है। सेकेंडली, आपने किस चीज़ का आप क्लेम ले रहे हो, वेदर इट इज़ मे बी कॉस्मेटिक सर्जरी, तो ये डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो बाकी नॉर्मल कोई भी बीमारी है तो उसका मिलता है। उसमें कोई ये नहीं है कि भाई कम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम मिलेगा ही मिलेगा, बशर्त आपने उसको सही जानकारी के साथ लिया है, सही एडवाइजर के थ्रू लिया है। यस, इट इज़ अबाउट कि आपका जो क्लेम आता है तब प्रेजेंटेशन कैसा होता है इंश्योरेंस कंपनी के सामने, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी अंकुर जी क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या होती है? मतलब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अवेयरनेस की कमी हो सकती है, या ओवर एक्सपेक्टेशंस होते हैं कस्टमर्स के, या तो फिर पिछले बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के। इसमें से कौन सी वजह होती है? रिजेक्शन मेनली हम लोगों के एक्सपीरियंस से हम लोगों ने जो देखा है, दैट इज मेजरली इट इज बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर व्हाइल टेकिंग इंश्योरेंस। ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आज आपको डायबिटीज़ है, बट आप आज नया इंश्योरेंस ले रहे हो, बट इंश्योरेंस कंपनी को बता नहीं रहे हो कि आपको डायबिटीज़ है। तो कल उठ के अगर क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि तब जब क्लेम करोगे तब ऑब्वियस है आपकी डिस्चार्ज समरी में सारा कुछ लिखा आ जाएगा कि भाई यू हैव हाइपरटेंशन सिंस सो मेनी इयर्स, डायबिटीज सिंस सो मेनी इयर्स। तो उससे एक इंश्योरेंस कंपनी इवैल्यूएट कर लेगी कि आपको इंश्योरेंस लेने से पहले डायबिटीज था। करेक्ट। तो ऑन दैट ग्राउंड्स, ऑन नॉन डिस्क्लोजर, दे विल से कि आपने हमें बताया नहीं आपका हेल्थ कंडीशन और आपने हमसे छुपाया, सो ऑन बेस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर वी आर डिनाइंग दिस क्लेम। ओके, तो उसके बेसिस पे हो सकता है, बाकी चांसेस नहीं है। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि इतने सालों का आपका अनुभव रहा है, अपने बहुत कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ भी ये काम किया है, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी वजह है जो क्लेम रिजेक्शन के लिए मानी जाती है? मिस रिप्रेजेंटेशन। कि कई बार क्या होता है कि भाई गलती से कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे आ जाते हैं कि जो केस के रिलेवेंट नहीं होते हैं, बट स्टिल वो सबमिट हो जाता है। वेर इन वी कम इनटू पिक्चर कि भाई जहाँ पर हम लोग वो फाइल आपकी पूरी स्टडी करते हैं, हमारे एंड से ही उसको स्क्रूटिनी करते हैं कि भाई वेदर दिस क्लेम इज पेएबल और नॉट। राइट। जैसे कस्टमर को तो बहुत बार पता ही नहीं होता है कि उसकी मेडिकल पॉलिसी में क्या चीज़ें कवर है, क्या नहीं है, कौन सी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के बारे में उसको बताना है, या तो कौन सी प्लान्ड सर्जरीज है जो इसके अंदर एक्सक्लूजन होने वाला है। सो क्या ये बात सच है कि जितनी जानकारी एक क्लाइंट को होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा जानकारी एक इंश्योरेंस एडवाइज़र को भी होनी चाहिए, जो आजकल कम देखी जाती है? सर, जानकारी से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइज़र या ब्रोकर के पास है ना एक क्वेश्चन का लिस्ट होना चाहिए कि उसको क्या क्या पूछना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसको पता सब है कि क्या क्या पूछना है, बट समवेयर और दी अदर बैक ऑफ द माइंड में वो भूल जाता है पूछना व्हाइल टेकिंग इंश्योरेंस। और छोटी सी छोटी चीज़ें, लेट्स से कि अगर मैं किसी बंदे से मिला हूँ, मैरिड है, 2 बच्चे हैं, मैं उसकी पोर्टेबिलिटी कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर आई एम जस्ट गिविंग वन सिंपल एग्जांपल कि भाई पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में विद कंटिन्यूटी का बेनिफिट के साथ कर रहे हैं, तो मैं उसको सारे सवाल कर दिया। ही आंसर्ड मी वेरी नाइसली
बट कई बार क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है कि मान लो वेरी स्मॉल थिंग कि भाई लेट्स से उसकी वाइफ को कहीं पर पीरियड्स के इश्यूज है जो एक सर्टेन एज के बाद आते हैं, राइट, तो वहाँ पर वो मुझे बताना भूल जाता है और मैं उसको पूछा नहीं, करेक्ट, और वो चीज़ उसके दिमाग में भी नहीं आया है, बट कल उठ के उसी चीज़ के रिगार्डिंग क्लेम आया तो वो हिस्ट्री में आ जाएगा कि भाई इनको तो ये पहले से था, तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम डिनाई कर देगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू टेक इंश्योरेंस एंड हाउ यू प्रेजेंट योर फाइल इन एट द टाइम ऑफ क्लेम। राइट, सो यू आर अ 3 जनरेशन इंश्योरेंस एडवाइजर फॉर्म, राइट। अब ऐसे केस में अंकुर कर खुद या तो उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो आगे जाकर मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हैं उनके क्लाइंट्स को, वो लोग क्या क्या सावधानी रखते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, किस चीज़ों पे ज़्यादा वेटेज रखते हैं जिसकी वजह से क्लेम रेशियो को कम किया जा सके? सर क्लेम रेशियो को कम करना तो हमारे हाथ में नहीं है, बट यस हम उसको प्रॉपर वे में समझा सकते हैं कि भाई आज की डेट में सम इंश्योर्ड कम मत रखो, ज़्यादा रखो, राइट। अवेयरनेस ज़्यादा देते हैं, फिर हेल्थ चेकअप का एक ऑप्शन अभी इंश्योरेंस कंपनी ने देना चालू किया, तो व्हाट वी डू इज कि भाई उनको हम ऐसी पॉलिसी देते हैं कि जिसमें उनको सालाना एक हेल्थ चेकअप फ्री मिले। ओके तो उससे क्या होता है कि कई बार हेल्थ चेकअप में इनिशियल अर्ली डायग्नोसिस, मान लो डायबिटीज़ आप एकदम बॉर्डर लाइन पे है तो आपको कंट्रोल करने का मौका मिल गया। वो कब मिला? जब मैंने आपको हेल्थ चेकअप का ऑप्शन दिया तब। अगर मैं नहीं देता तो आप कंटिन्यू रहते, फिर डायबिटीज एक लेवल के ऊपर चला जाता है, फिर वो कंट्रोल में आना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये तो विन विन सिचुएशन हो गई क्लाइंट के लिए एज वेल एज कंपनी के लिए भी, क्योंकि क्लेम कम होंगे, कम आएंगे और क्लाइंट की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये सारी कंपनीज दे रही है या कुछ सिलेक्टिवली कुछ कंपनीज दे रही है, मोर और लेस मेजरली सारी कंपनीज दे रही है, बट एवरीबॉडी हैज देयर ओन डिफरेंट क्राइटेरियाज। ओके अंकुर जी, आज भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, या तो क्रिटिकल इलनेसिस हो रही है, एक्सीडेंट से डेथ हो रही है, या तो एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी भी आ रही है। और बीमारी का तो ऐसा है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी है, हम देखते हैं। फिर भी आम तौर पर जब भी कोई एक एडवाइज़र एक क्लाइंट को हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट समझाने जाता है, तब क्लाइंट हमेशा बैक फुट पर आता है, वो हमेशा प्रीमियम देखता है और टालते रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या सही में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है? इट इज़ नॉट अबाउट इन्फॉर्मेशन। लोगों को ये लगता है कि मुझे क्या होगा, मुझे कुछ होना ही नहीं है, आई एम लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। अगर कोई 40 ईयर्स का बंदा है, वो रेगुलर जिम जाता है, फर्स्ट क्लास हेल्दी है, उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको ये लगेगा कि यार मुझे क्या कुछ होना है, मुझे कुछ नहीं होना, मुझे क्या ज़रूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की। बट फिर भी वो सेफ्टी के लिए कई बार प्रीमियम ले लेते हैं, फिर लुकिंग एट द साइज ऑफ द प्रीमियम दे से कि यार बहुत महंगा है ये तो। बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आज लोगे तो मिल जाएगा। करेक्ट। व्हेन यू विल बी डायग्नोस्ड विद समथिंग, तब आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, एंड देन दैट विल एम्प्टी योर पॉकेट एट द टाइम ऑफ क्लेम। करेक्ट, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ओके नया इंश्योरेंस लेने का। अंकुर जी, आज तक की आपके करियर में आपने सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कोई सेटल किया है तो वो कितनी अमाउंट का है और क्या बीमारी के लिए था? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इट वाज अ वेरी स्मॉल बीमारी ऑफ निमोनिया। हाँ। The claim was around 26 lakhs. 26 lakhs. खाली निमोनिया। Okay. And how much was the person insured? 5 lakhs. 5 lakhs only. और बाकी का पैसा फिर? बाकी का जेब से गया। जेब से गया। Okay. That's the reason why say ना कि अभी के टाइम में minimum sum insured should be 20 lakhs. हम लोग तो 1 करोड़ ही सजेस्ट करते हैं। Okay. But इतना तो होना ही चाहिए। So मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने न्यूमोनिया और यूज़ किया, न्यूमोनिया के लिए लोगों को ऐसी मिथ भी है कि कुछ बीमारी के लिए हर एक जगह पर कैपिंग होती है कि ये बीमारी है तो इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या अगर ऐसा होता कि इनके पास 50 लाख का इंश्योरेंस कवर होता या 25 लाख का भी होता तो उनको न्यूमोनिया के लिए पूरा कवर मिलता? निमोनिया के लिए पूरा मिलता है। जो आप स्पेसिफिक इलनेस का बोल रहे हो, दैट इज अगेन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन थिंग्स ओनली, कि जैसे कैटरैक्ट हो गया तो कैटरैक्ट में एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया क्योंकि वो एक लेवल के ऊपर उसका खर्चा होता भी नहीं है, राइट। एंड अगेन देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज अवेलेबल जहाँ पर आपको वो रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, और कुछ पॉलिसीज ऐसी है जहाँ पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। आप कैटरैक्ट का भी ₹1,00,000 का क्लेम ले सकते हो और हर्निया का भी 2-3 लाख रुपए का क्लेम ले सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन। इस तरह की पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं। लोग ये सोचते हैं कि मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी मुझे इंश्योरेंस कवर दे रही है, कई बार उनके स्पाउस या तो इमीडिएट फैमिली को भी वो कवर करती है। ऐसे केसेस में वो लोग हमेशा हेजिटेंट होते हैं कि मैं अपने खर्चे पर नया हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लूँ। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब वो जॉब छोड़ेगा तब कहाँ जाएगा? राइट। फर्स्ट थिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बी अनइंश्योर्ड once he quits the job, right,
वो और उसकी पूरी फैमिली अनइंश्योर्ड हो गई। सेकेंडली चलो वो जॉब नहीं छोड़ता है बट कंपनी उसको निकाल देती है, तब क्या करेंगे वो? तो देयर हैज टू बी अ बैकअप व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ योर कंपनी। आपके पास बैकअप होना चाहिए कि भाई अगर कल उठ के मैं जॉब छोड़ता हूँ या मुझे निकाल देते हैं तो मेरा खुद का मेडिक्लेम होना चाहिए सो दैट आई कैन बी सिक्योर। ओके, और क्या ये बात भी सही है कि ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी कम्स विथ लिमिटेशंस? इट इज कंप्लीटली टेलर मेड पॉलिसी, सो इट कैन कम विथ लिमिटेशंस, इट कैन कम विथ अनलिमिटेड बेनिफिट्स आल्सो। सो कई बार हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्ट तो नहीं होता है लेकिन पैसा पूरा भी नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने पॉलिसी में अभी हॉस्पिटल पॉलिसी तो मैं इसको ब्लेम नहीं करूंगा, हॉस्पिटल्स में अभी ऐसा हो गया है कि ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ मेडिक्लेम दे आर चार्जिंग एक्सॉर्बिडेंट। उनका चार्जेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई एक नॉर्मल सर्जरी का कोई नॉर्मल हॉस्पिटल में आप जाओगे जो इट इज़ नॉट अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, कोई लोकल हॉस्पिटल में आप चले जाओ तो सर्जरी वुड गेट expense you will get around would be 1 lakh rupees for any X surgery, right? अब वही सर्जरी आप कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कराओगे तो दैट कॉस्ट विल गो टू 3 लाख रुपीज। अच्छा, तो वो डिफरेंस आता है। तो ये जनरली जो कटता है पैसा दैट इज अंडर द टर्म्स ऑफ RNC, दैट इज रीजनेबल एंड कस्टमरी। उसी से बचने के लिए हम लोग जनरली हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस देते हैं कि ऑलवेज टेक ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल वेयर इंश्योरेंस कंपनी हैव हिज ओन टाई अप। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को देगी। सेकेंडली आपको ये डर नहीं है कि मेरा पैसा कटेगा, जो होगा वो इमीडिएटली वहीं पर हो जाएगा। जो कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और कुछ पॉलिसीज में कैशलेस नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम लोग रीइंबर्समेंट के लिए जाते हैं, कौन से टाइप की पॉलिसी बेहतर है? देयर इज वन सिंपल पॉलिसी, कैशलेस इज जस्ट एन एडिशनल ऑप्शन एंड फीचर गिवन बाय ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। सब पॉलिसी में कैशलेस होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई विदाउट कैशलेस भी पॉलिसी होती है। ओनली पॉइंट इज कि कोई हॉस्पिटल के साथ उनका टाई अप होता है, किसी के साथ नहीं होता है, सिंपल। तो पॉलिसी तो सब जगह सेम है, फिर आप रिइंबर्समेंट में जाओ या कैशलेस में जाओ, इट इज पॉलिसी इज सेम। ओके, एज अ कस्टमर कई बार लोगों को डिसीजन लेने में दिक्कत आती है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कवर कितना लेना चाहिए। सो मैं एक आसान सी भाषा में पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मैं वाइफ 2 बच्चे हैं और मेरी इनकम मंथली इनकम 1 लाख रुपया है, मुझे आपके हिसाब से, और मैं सूरत में रह रहा हूँ, आपके हिसाब से मुझे मेरी फैमिली के लिए कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए? एटलीस्ट 20 लाख, मिनिमम 20 लाख का, एटलीस्ट 20 लाख। और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी सिचुएशन में फैमिली का इंश्योरेंस कितना हो रहा है आज की तारीख में? 5 to 10 लाख। और जब क्लेम आता है तो ये लोग क्या करते हैं फिर? कोई नहीं, जेब से डालते हैं पैसा, और कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास। और कई बार मैं आपको क्यों 20 लाख बोला, उसका भी एक टेक्निकल रीजन है कि वाई 20 लाख। कई सारी पॉलिसीज में देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ रूम रेंट, कि भाई इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। अभी आज की डेट में अगर किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो हिज और हर रूम रेंट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5,000 रुपीज़। अब 5,000 रुपये में नॉर्मली अच्छे रूम मिल जाना, फिर आपको जनरल वार्ड में या सेकंड कैटेगरी के रूम में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। सो वी सजेस्ट कि भाई यू गो विद एटलीस्ट 20 लाख का पॉलिसी कि जहाँ पर आपको रूम रेंट का कैपिंग ना लगे। ओके, और अगर कोई ऐसा कहे कि मुझे 20 लाख नहीं 50 लाख तक जाना है लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसका बहुत इजी सॉल्यूशन है, हम लोग यही बोलते हैं कि आप 50 नहीं 1 करोड़ तक जाओ जी, दैट वुड बी मच चीपर देन 50 lakhs। ओके, वी गिव अ कॉम्बिनेशन के जहाँ पर आपका मेन पॉलिसी 20 लाख का रहता है एंड देन ऑन दैट बेसिस वी गिव अ टॉप अप पॉलिसी जिसका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ रहता है या 90 लाख रहता है या 50 लाख वट एवर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, ये टॉप अप पॉलिसी क्या है? टॉप अप पॉलिसी एक ऐसी है कि उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिडक्टिबल। वो मान लो आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, उसमें डिडक्टिबल इज 10 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी कि आप पहले 10 लाख का खर्चा आप अपनी जेब से करो। अच्छा, उसके ऊपर 10 लाख के ऊपर अगर 10,000 भी लगा तो मैं दूंगा। अच्छा, और 10 लाख का इंश्योरेंस अगर उसका कोई और कंपनी में है, 10 लाख का अगर है तो वो कंपनी दे देगी उसको। अच्छा, तो वो वहां से क्लेम हो जाएगा, उसके ऊपर का जो है वो टॉप अप में से जाएगा। अच्छा, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका एक ही हॉस्पिटलाइजेशन 20 लाख का हो गया, तो पहला 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी मेन इंश्योरेंस कंपनी में से, जहाँ मेन उसका मेडिक्लेम पॉलिसी वहां से आ जाएगा, ऊपर का 10 लाख टॉप अप में से आएगा। अच्छा, आमतौर पर मान लीजिए कि 35 साल का मेन व्यक्ति है और उसकी फैमिली में वाइफ है और 2 बच्चे हैं, अगर उसका 10 लाख का बेसिक इंश्योरेंस है और उसको अगर और 90 लाख तक का, मतलब टोटल 1 करोड़ करना है, टॉप अप लेना है 90 लाख तक का, साधारण एवरेज प्रीमियम कितना आएगा? यू विल बी शॉक्ड टू
हियर द प्रीमियम ऑफ टॉपअप, मैं अभी मेन मेडिक्लेम की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आप 1 करोड़ का 35 साल की एज पे 1 करोड़ का टॉपअप पॉलिसी लेते हो तो दैट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन 4 to 5,000 रुपीज। सरप्राइजिंग। यस, 4 to 5,000 रुपीज, जबकि 10 लाख की पॉलिसी के लिए ही आमतौर पर प्रीमियम लगभग 35-40 हज़ार होता है, 35-40 हज़ार 35-40,000। और सिर्फ 5,000 जितना एडिशनल प्रीमियम देकर कोई भी फैमिली सम एश्योर्ड को 10 टाइम्स बड़ा कर सकती है। सर ये जानकारी लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पता नहीं, इट इज़ अबाउट कि भाई एडवाइजर्स सही से एडवाइस नहीं दे रहे हैं, या लोगों को कई बार ये भी लगता है कि 5,000 भी मैं क्यों एक्स्ट्रा दूँ, मेरा तो 10 लाख में या 20 लाख में काम हो जाएगा। तो कई बार लोगों को 5,000 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना होता है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो 8-10 लाख तो ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद वो आदमी वापस से जॉब या बिजनेस ज्वाइन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके बाद वो वही इनकम जनरेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। सो ऐसी भी कोई पॉलिसी आती है कि किसी ने बीमारी का क्लेम तो ले लिया, एक्चुअल एक्सपेंसेस, लेकिन अब इसके बाद वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कोई कंपनसेशन मिलता है क्या? ऐसा अभी इतना कुछ नहीं है, बट अगर कुछ क्रिटिकल इलनेस के हिसाब से होता है तो यस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। ओके, कि जहाँ पर एक सर्वाइवल बेनिफिट होता है कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कैंसर हुआ, राइट, वो कैंसर थर्ड ग्रेड का कैंसर आपको डायग्नोस हुआ, आप 3 महीना सर्वाइव कर गए, तो इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू एक्स अमाउंट लमसम। अच्छा, बट यू हैव टू सर्वाइव। ओके, अगर 3 महीने सर्वाइव नहीं करते हैं तो वो पॉलिसी का कोई बेनिफिट नहीं। ओके, लेकिन अगर कोई आदमी है जिसको एक्सीडेंट में प्रॉब्लम हो गया और ही बिकम्स, उसका एक हाथ या एक पाँव काम नहीं कर रहा है, अब वो जाहिर सी बात है जॉब या बिजनेस तो नहीं कर पाएगा, वो घर पर बैठ गया, तो उस केस में कुछ होगा? थोड़े टाइम पहले मैंने एक रील पोस्ट किया था, उसमें मैंने यही प्रोडक्ट के लिए बताया था, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। ओके, जहाँ पर आपको इनकम रिप्लेसमेंट वहाँ से मिलेगा। ओके, दिस इज नॉर्मल मेडिक्लेम पॉलिसी विच विल टेक केयर ऑफ योर मेडिकल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, मेडिसिन एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ों का केयर कर देगी। बट व्हेन इट कम्स टू इनकम लॉस तो वहाँ पर आपको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेना है। ओके, बट दोनों पॉलिसी एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, कंपटीशन में नहीं है कि ये ले लिया तो वो नहीं लेना, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें होनी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जो HNI फैमिलीज होती हैं और बड़ी बीमारियों के केसेस में दे प्रीफर के मैं ट्रीटमेंट सूरत, मुंबई, दिल्ली में नहीं करवाना चाहता, मुझे शायद आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट करवानी है ना। सो उस केस में ये पॉलिसी काम करती है, इसकी बाउंड्री कंडीशंस होती है ऐसी कोई? यस, नॉर्मल पॉलिसीज हैव अ ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ इंडिया, बट अभी रिसेंटली इफ आई टॉक अबाउट 5 years 7 years बैक, इंश्योरेंस कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग पॉलिसीज जहाँ पर आप अब्रॉड में भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, बट इट हैज़ टू बी प्री डिफाइंड कि भाई मुझे ये डायग्नोस, लेट्स से कैंसर डायग्नोस हुआ है, मुझे अमेरिका ये ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो आप पहले से इंश्योरेंस कंपनी को बोल दो तो दे विल अरेंज अ कैशलेस फैसिलिटी ओवर देयर इन दैट हॉस्पिटल। ओके, ग्रेट। और आमतौर पर जब भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका आता है? एक एडवाइज़र का, एक कस्टमर का, या तो इंश्योरेंस कंपनी? क्योंकि कई बार कस्टमर बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट ही करती है आमतौर पर, तो क्या ये बात सच है और किसकी जिम्मेदारी अहम है? एडवाइज़र और इंश्योर्ड दोनों की जिम्मेदारी अहम होती है। इंश्योर्ड की जिम्मेदारी इसलिए से होती है क्योंकि ही इज़ द पर्सन हु विल गिव मी द एक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज हेल्थ, about his hospitalization, about his expenses, and I will be responsible to represent him in insurance company. अब उनको सही से रिप्रेजेंट गया है तो there is no way कि जहाँ पर वो लोग डिनाई करेंगे। ओके, नॉर्मली जब भी कोई आदमी बीमार होता है या बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, हॉस्पिटलाइज है, और जब उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तब वो खुद और उसकी फैमिली इमोशनल ट्रॉमा में है ऑलरेडी। अब उस समय पर उनको ऐसी कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी बातों पर ध्यान रखना है जिसकी वजह से क्लेम प्रोसेस स्मूथ हो जाए और दे कैन रेस्ट अश्योर कि हाँ अब ये क्लेम सेटल हो ही जाएगा? सर सबसे पहला एज आई सेड कि मैंने बोला कि ट्राई कैशलेस फैसिलिटी ऑप्ट करो, वैसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लो कि जहाँ पर आपको पैसे देने का झमेला ही नहीं है। ओके, फिर वो चाहे 1 लाख का क्लेम हो या 10 लाख का क्लेम हो, इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट नीड टू पे। राइट, अगर उसमें नहीं जाते हैं, इमरजेंसी होती है, टाई अप वाले में नहीं जाते हैं, रीइंबर्समेंट में जाते हैं, तो यस डेफिनेटली हमारा पहला कॉल उनको यही जाता है कि आप ट्रीटमेंट ले लो, क्लेम की चिंता मत करो, पहले ट्रीटमेंट सही से ले लो आप। फिर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, सब कंप्लीट हो जाता है, घर पे आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि भाई अभी आप हमें इतना इतना लिस्ट दो, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो वी कैन अरेंज फॉर दैट। ग्रेट, ओके। Our representative will go to a hospital and
विल डू द नीडफुल। फाइन। सो अंकुर जी, आज तक आपने बहुत सारे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दी होगी, आपके थ्रू, आपकी कंपनी के थ्रू, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से इतने मार्केट में। सो मुझे ये जानना है कि अंकुर करक जी को जब इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो उनकी सोच क्या थी? एज अ कस्टमर क्या सोच होनी चाहिए? एज अ कस्टमर यही सोच होनी चाहिए कि अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो आई शुड गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट। वो एक सोच होनी चाहिए विथ अप्रोप्रिएट प्राइस। फिर वो ऐसा ना हो कि बेस्ट ट्रीटमेंट लेने के चलते मुझे प्राइस भी बहुत हाई करना पड़े। ओके। तो एक यही होता है कि भाई ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि कहीं पर मुझे बर्डन ना आए फाइनेंशियल, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए। अच्छा, सो जब आपको खुद को पॉलिसी लेनी है तो आप की कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कैसी कंपनी के थ्रू आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहेंगे? कैसी कंपनी के थ्रू तो अभी मैं कैसे बताऊं कि ऑल कंपनीज आर मोर लेस सेम। सब कंपनी के एक गाइडलाइन तो मोर लेस सबके सेम है, बट हाँ ये होता है कि जहाँ पर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है कि जैसे जहाँ पर रूम रेंट कैपिंग ना हो, नर्सिंग कैपिंग ना हो, मुझे एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिले, रोड एम्बुलेंस की फैसिलिटी मिले, वो सारी चीज़ें मैं ज़्यादा ऑप्ट करूँगा। क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन पूछने का पर्पज़ यही था कि लोगों को ऐसी मिथ है कि फलानी कंपनी में क्लेम सेटल नहीं होता, ये कंपनी में अच्छा क्लेम सेटल हो रहा है, सो इसकी वजह से मैं इसमें नहीं लूँगा। वो मिथ ही रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बेसिकली हर एक क्लेम अलग अलग होते हैं। ओके। कई सारे क्लेम हमारे एंगल से मे बी पेएबल होते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी कई बार उसको डिनाई कर देती है, फिर हमको उसको कई बार रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है। हुए होंगे किसी बहुत सारे लोगों के क्लेम नो क्लेम, बट उसका फिर रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हुआ होगा, फिर इसलिए उसको नहीं मिला होगा। ओके। और अंकुर करक जी को अगर एडवाइज़र चुनना है तो वो एडवाइज़र कैसा होगा? एक बहुत मेजर फिलोसॉफी है मेरी पहले से कि मैं या मेरे साथ जो भी काम करता है, दैट पर्सन शुड नो वो किसका इंश्योरेंस ले रहा है, उसके बारे में उसको 100% पता होना चाहिए। सो देयर इज़ अ क्वेश्चनरी टू ऑल माय एडवाइजर्स ऑल्सो, और मैं उसी को ध्यान में रख के एडवाइजर्स चूज करता हूँ कि जो थरो प्रोफेशनल रहे, खाली साइड बाय साइड काम करे वैसे नहीं। ओके। पार्ट टाइम वाले नहीं, पार्ट टाइम वाले जो लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहे हैं उनके साथ ही आप काम कर रहे हैं। ग्रेट। सो आज की डेट में बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या शब्द हैं? ऐसी कौन सी दो सलाह आप उनको देना चाहें कि जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी फटाफट हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपने और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लें? दो ही मेजर चीज़ें हैं, एक तो बीमारी किसी को कह के नहीं आती है, सेकेंडली एक्सीडेंट्स भी किसी को कह के नहीं आता है। ये दो चीज़ें ऐसी है, एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी एज पे कभी भी हो सकती है। करेक्ट। द वन आई स्पोक अबाउट दैट इज न्यूमोनिया वाला केस, दैट पर्सन's एज वाज 35 एट द टाइम ऑफ निमोनिया। 35 साल की एज में ऐसा निमोनिया हो गया कि उनको इतना खर्चा हो गया। राइट। सो गाइस, आपने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। जितनी जल्दी लो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। और यस, अगर आज के डेट में भी अगर आप दुविधा में हैं तो दुविधा को दूर करिए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे पहले बाय करिए और चैन की नींद सोइए। अर्ली द बेटर। रीज़न बिहाइंड इट इज कि दो चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि भाई एक तो एक्सीडेंट्स और बीमारी कभी भी हो सकती है, सेकेंडली आपको यू कैन बी डायग्नोस्ड विद एनी काइंड ऑफ इलनेस ऑल्सो। करेक्ट। जहाँ पर आपको खर्चा नहीं है, बगैर अगर जैसे हाइपरटेंशन आ गया, डायबिटीज़ आ गया, थायराइड आ गया, तो वो सारी चीज़ों में फिर इंश्योरेंस लेते वक्त बहुत लिमिटेशंस आ जाती है। प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, प्रीमियम का भी लोडिंग आ सकता है, यस डेफिनेटली। और इंश्योरेंस कंपनीज के भी लिमिटेशंस आ जाते हैं कि भाई अभी जैसे हर कोई इंश्योरेंस कंपनी लेने के लिए इतना रेडी नहीं होगी तब। ग्रेट। ओके। सो कुछ क्विक क्वेश्चंस आपके लिए, कैशलेस या रीइंबर्समेंट, कौन सा प्रैक्टिकल है? कैशलेस। लोवेस्ट प्रीमियम चुनना सही है या बेस्ट कवरेज? बेस्ट कवरेज। कॉर्पोरेट हेल्थ पॉलिसी काफी होती है या पर्सनल पॉलिसी भी जरूरी है? पर्सनल जरूरी है। रूम रेंट लिमिट को इग्नोर करना सेफ है या रिस्की? रिस्की। हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सही उम्र क्या मानी जाती है? एट द एज ऑफ 0। सम एश्योर्ड कम रखना बेहतर है या एडिक्वेट? एडिक्वेट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ना जरूरी है या एडवाइजर पे छोड़ दो? 100% पढ़ना चाहिए। यू शुड बी नोइंग व्हाट यू आर पेइंग फॉर। राइट। यू शुड बी नोइंग इट। अगर आपको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है, देन डेफिनेटली एडवाइजर्स आर देयर टू क्लैरिफाई दोस थिंग्स। ग्रेट अंकुर जी, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन स्टूडियो में आने के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए। काफ़ी सारी ऐसी मिथ्स थी जो आज हमारी ब्रेक हुई है। आई एम श्योर ऑडियंस को भी काफ़ी फायदा हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू ब्रदर, इट वाज ऑल माय प्लेजर। थैंक यू।